एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए सोशोलॉजी का मेजर 3, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ में पॉइंट वाइज उनके इजी लैंग्वेज में आंसर भी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है। इसे सभी लोग इसको लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। तो देखिए, मैं तो अपना काम कर देता हूँ, बट आप लोग पता नहीं क्यों लाइक करने में कंजूसी करते हो। तो लाइक करो और अपने सारे कॉलेज के फ्रेंड्स और दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। यूनिट 1 है हमारी ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के परंपरागत आधार जिनके ऊपर इंडियन सोसाइटी बेस्ड है उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थ एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन लाइफ। पुरुषार्थ की अवधारणा और जीवन में इसके महत्व को समझाइए। देखिए, हम आंसर हिंदी मीडियम में ही लेकर आ पाए हैं क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट जो बीए वाले हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, बट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मैं समझाऊंगा ऐसा ही हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में, ताकि आप इजीली आंसर समझ के लिख सको। पुरुषार्थ का अर्थ मानव के लक्ष्य जो जीवन को व्यवस्थित करते हैं। देखिए, पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है बेटा, कि जिसे आपका मानव का जो जीवन है उसके लक्ष्य जो आपके जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से चलाते हैं या जीवन को व्यवस्थित रखते हैं। अब पुरुषार्थ को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब क्या होता है, जो हमें अपने नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। अर्थ का मतलब जो आपकी आजीविका चलाने में सहायक होते हैं। काम मतलब होता है हमारे मन की इच्छाएं, और मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। ये व्यवस्था व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित करती है। अगर आप इनका जिस तरीके से जो पालन करते हो तो ये आपकी जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से बैलेंस रखती, संतुलन बनाए रखती है। इसका महत्व क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि व्यक्ति को समाज में जो उसकी लाइबिलिटीज है, जिसके लिए वो उत्तरदायित्व है, वो तो साथ में पूरा करे ही करे, और एक अनुशासित जीवन भी जिए और दूसरों को इसके लिए प्रेरित भी करे। तो ये है मेन पुरुषार्थ और उसका महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के 4 चरणों के बारे में बताइए। ये आप सब जानते हैं कि हमारे जो जीवन है उसको शुरुआत से 4 आश्रमों में बांटा गया है। अब उन आश्रमों को हम एक एक करके समझते हैं। हमारा पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके अंदर वो व्यक्ति होते हैं जिनकी आयु, मतलब जो बच्चे पैदा हुए वहाँ से लगा के 25 वर्ष तक की आयु के होते हैं। इसमें वो अपना विद्यार्थी जीवन जीते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 वर्ष के लिए लोग हो जाते हैं, उनका विवाह और परिवार के प्रति जो सामाजिक कर्तव्य लोग उनका पालन करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम जब इंसान की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाती है और 75 से कम रह जाती है, तो वो सांसारिक मोह माया को छोड़ के समाज की सेवा करने में लग जाता है, चिंतन की ओर आगे बढ़ता है। और जैसे उसकी उम्र 75 वर्ष से अधिक हो जाती है, वो संन्यास आश्रम में चला जाता है, जहाँ पर वो सारे भौतिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हेतु ही पूरा समर्पण कर देता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए बस। तो ये थे हमारे 4 चरणों में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आपके सामने, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ संस्कार इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का क्या महत्व होता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सारी यूनिट कवर करते हैं, तो इसलिए प्लीज इनको सीरियसली पढ़ लेना। संस्कारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का शुद्धिकरण करना और व्यक्ति का विकास करना होता है। देखिए, क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमारे संस्कार ही कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती, कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी आ जाती है, या कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलत चीज़ें भी हो जाती, तो शुद्धिकरण के लिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक के किए जाने वाले धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान होते हैं, है ना। आप क्या देखा होगा आपने, अलग अलग बचपन से लेकर आप बड़े हो तो अलग अलग संस्कार, मतलब फेस्टिवल, क्या बोल सकते हैं उनको, संस्कार का मतलब होता है जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ना घर वाले, वैसा ही। संस्कार व्यक्ति को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ते हैं और उसे समाज का उत्तरदायी सदस्य बनाते हैं।
संस्कार क्या करते हैं, हमको अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ते हैं और हमें ये भी बताते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, उनके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या रोल है। फिर वे मनुष्य के स्वभाव से दुष्ट गुणों को हटाकर सात्विक गुणों का विकास करते हैं। जो भी हमारे अंदर बैड क्वालिटीज होती है उनको रिमूव करते हैं और वो जो अच्छी चीजें वो हमारे अंदर लेकर आते हैं, संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी। कर्म का सिद्धांत, इसकी विवेचना करना है और समाज में इसके प्रभाव को समझाना है। देखो, कर्म का सिद्धांत क्या होता है? यह सिद्धांत कार्य कारण संबंध पर आधारित है, जिसका अर्थ है जैसा कार्य वैसा फल। आपने सुना होगा ना कि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ भी बुरा ही होगा, और अगर आज आप किसी का अच्छा करते हो तो आने वाले समय में ईश्वर भी आपको देख रहा है, वो भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। यह व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी बनाता है। देखिए, अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। समाज में लोग अनैतिक कार्यों से बचते हैं और नैतिक कार्यों का पालन करते हैं। इसी प्रिंसिपल की वजह से, सिद्धांत की वजह से लोग अनैतिक कार्य करना थोड़ा कम करते हैं और वो अच्छे कार्य के प्रति प्रोत्साहित होते हैं। देखिए, फिर भी अब कुछ लोग तो फिर भी आदत से मजबूर है, वो मानते ही नहीं है। यह सिद्धांत व्यक्तियों को निराश होने के बजाय पॉजिटिव रहना हमेशा और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है कि आप अपना कर्म करे जाओ। आप अगर अच्छे से अपना काम करोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। ठीक है, अब यूनिट 2 पे आ जाते हैं हम। यूनिट 2 है हमारी ट्राइबल सोसाइटी एंड कल्चर, जनजातीय समाज एवं संस्कृति। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, डिफाइन ट्राइब, जनजाति को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और भारत के संदर्भ में इसकी विशेषताओं के बारे में भी समझाना है। तो ट्राइब्स क्या होते हैं, जनजाति क्या होती है? ये एक ऐसा सामाजिक ग्रुप है, सोसाइटल ग्रुप है, जो अपनी अलग भाषा, संस्कृति और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। देखिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र इसलिए बोला है क्योंकि आपने देखा होगा जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहीं पर अधिकतर ट्राइबल्स लोग रहते हैं। इनका एक क्षेत्र बना देते हैं या वहाँ अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं और अपने तरीके से ही जीवन जीते हैं वहाँ पे। इनकी मुख्य विशेषता होती है इनका सामान्य नाम, साझा पूर्वज और आत्मनिर्भर जीवन शैली। मतलब कि आपने देखा होगा कि ये नॉर्मली होते हैं, बिल्कुल इनके पूर्वजों की पूजा पाठ वगैरह जो भी होती है उनको करते हैं ये, और अपना खुद का जीवन जीते हैं, समाज सोसाइटी से दूर रहते हैं नॉर्मली। वे अपनी जनजाति के भीतर ही विवाह संबंध करते हैं और उसे अंतः विवाह कहते हैं। मतलब नॉर्मली ट्राइबल लोग जो होते हैं, जनजाति, ये अपने लोगों में ही शादी करते हैं, उसको नाम भी दिया उन्होंने अंतर्विवाह। इनकी अपनी विशिष्ट धार्मिक मान्यता है, यह मैंने बताया कि आपको ये अपने धर्म की मान्यता इनकी अलग होती है, इनकी परंपराएं भी अलग होती है और इन्हें मुख्य समाज से जो अलग करती है। आपने देखा होगा कई बार मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि ट्राइबल लोग अपने अलग ही पूजा पाठ करते हैं, पूजा करने के तरीके अलग होते हैं, उनके गॉड भी कई बार वो जैसे हम भगवानों को मानते हैं वो उसको भी अलग स्वरूप से पूजा करते हैं, तो वो उनके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। भारत में जनजातियों के भौगोलिक और भाषाई वितरण का वर्णन कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है, जो जनजातियां होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, मुख्य रूप से दुर्गम पहाड़ी या वन्य क्षेत्र में रहते हैं। मतलब कि नॉर्मली लोग थोड़ा सा शहरों से दूर पहाड़ों में या फिर वन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं, उत्तर पूर्व मध्य भारत या दक्षिण भारत में। भौगोलिक अलगाव के कारण ही इनकी भाषाएं और बोलियां अपनी मौलिकता बनाए हुए हैं। भौगोलिक अलगाव मतलब होता है जैसा ये ज्योग्राफिकल लोगों से दूर रहते हैं, तो उसी की वजह से इनका जो कल्चर है या इनकी जो लैंग्वेज है उसमें कोई प्रकार का चेंज नहीं आया। जैसे कि मान लो अब हम इंदौर में रहते हैं ना, आप भोपाल में रहते हो, तो अगर हम वहाँ पर आकर रहेंगे भोपाल में, तो कहीं ना कहीं हमारी बोली कुछ समय बाद भोपाल वाली टोन हमारे अंदर भी आ जाएगी। या आप इंदौर में आओगे, कौन सी यहीं पर रहोगे 5-10 साल, तो ऑटोमेटिक आपकी लैंग्वेज में भी चेंजेस आ जाते हैं। बट ये लोग क्या करते हैं, बाकियों से अलग रहते हैं, इसलिए इनकी बोली में
वो चीज़ें चेंजेस नहीं आते हैं। थर्ड है भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन और तिब्बती बर्मन भाषा परिवार से जुड़ी है। इनकी लैंग्वेज के बारे में बताया इन्होंने। मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में जनजातीय आबादी का घनत्व विशेष रूप से अधिक है। हमारे एमपी और झारखंड वगैरह में अलग अलग जनजातियां हमें देखने को मिलती है, ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन द नेशनल बिल्डिंग विद द स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे मध्य प्रदेश का स्पेशल क्वेश्चन है। राष्ट्र निर्माण में जनजातियों के योगदान की चर्चा कीजिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में। किस प्रकार राष्ट्र निर्माण में जो ट्राइबल्स हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो जनजातियों में प्रकृति संपदा और जंगलों के संरक्षण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे यहाँ पे जो नेचर है उसको प्रिजर्व करना, बचा के रखना, जंगलों की रक्षा करना, ये काम हमारे ट्राइबल्स ही करते हैं। मध्य प्रदेश में भील और गोंड जैसी जनजातियों में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन का डटकर मुकाबला करा था। जो भील है या गोंड जनजातियां हैं, इन्होंने इंडिपेंडेंस के समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ब्रेवली इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करा था और आंदोलन में पार्टिसिपेट भी करा था। अपनी अनूठी पिथोरा पेंटिंग हस्तशिल्प के माध्यम से इन्होंने भारत को वैश्विक पहचान भी दी। देखिए इनका आर्ट और कल्चर, इनकी पेंटिंग, इनकी हस्तशिल्प ये भी यूनिक है, जिससे पूरे वर्ल्ड में भारत को पहचान भी मिली है। इनकी सरल प्रकृति प्रेम जीवन शैली आज के पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा संदेश है। जिस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं और नेचर लवर है, प्रकृति प्रेमी है, तो ये हमें भी बताते हैं किस तरीके से हमको भी पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए और किस तरीके से हम भी सादा जीवन जी सकते हैं। यूनिट 3 है हमारी रूरल सोसाइटी एंड कल्चर, ग्रामीण समाज एवं संस्कृति। क्वेश्चन है व्हाट इज रूरल सोसाइटी, एक्सप्लेन इट्स डेफिनेशन एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। हिंदी में ग्रामीण समाज क्या है, इसकी परिभाषा एवं मुख्य विशेषता बताना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम के लिए अगेन इंपॉर्टेंट। पहला है ग्रामीण समाज वह है जिसका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन है। ग्रामीण समाज क्या है, जो नॉर्मली एग्रीकल्चर यानी कृषि और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ का जनसंख्या नॉर्मली घनत्व कम होता है। जनसंख्या घनत्व मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे जो लोग जितने रहते हैं उसको बोलते हैं घनत्व। और लोगों का जीवन प्रकृति के चक्र पर आधारित है। नॉर्मली यहाँ के लोग नेचर पर डिपेंड करते हैं अपने लाइफ के लिए। यहाँ हम की भावना यानी सामुदायिक एकता अधिक होती है, ना कि अपने यहाँ क्या होता है अहम होता है, मतलब मैं, लेकिन यहाँ पर हम। ये लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। परंपरा और रीति रिवाजों का पालन यहाँ के सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। देखिए अगर आप भी देखिए ग्रामीण सोसाइटी में आज भी फेस्टिवल रीति रिवाज मिलके बनाए जाते हैं, पूरा गांव उसमें इंक्लूड होता है। जो बच्चे हमारे गांव से हैं वो जानते हैं कि आज भी गांव का माहौल बहुत अच्छा रहता है, बहुत जाके वहाँ एकदम रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रूरल लाइफस्टाइल एंड फोक कल्चर। ग्रामीण जीवन शैली और लोक संस्कृति की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है ग्रामीण जीवन अत्यंत सादा और सरल होता है। देखो जो गांव का जीवन होता है बिल्कुल सादा सरल होता है। उसकी ज़रूरतें भी सीमित होती है, क्योंकि गांव में क्या होता है ना, कम उनको आदत होती है। अपने यहाँ जरा सी लाइट चली जाए अपन परेशान हो जाते हैं, पर गांव के लोग कई बार, खैर आजकल गांव में भी लाइट तो आ गई है, फिर भी उन्हें इतनी रिक्वायरमेंट उसकी है नहीं, वो आराम से धूप में भी काम कर लेते हैं। लाइट चली जाए तब भी उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं। लोक संस्कृति यहाँ गीतों, नृत्यों, त्योहारों और मौखिक कथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जो वहाँ का लोकल गीत होते हैं, नृत्य होते हैं, त्योहार होते हैं, या जो मौखिक कथाएं चलती है, वो क्या होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी चलती रहती कंटिन्यूस। गाँव में सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आत्मीयता का भाव होता है, एक दूसरे के सुख दुख में लोग आते हैं, मिलते हैं।
धार्मिक उत्सव और स्थानीय मेलों द्वारा समाज में एकजुट रहना सिखाते हैं, ये वहाँ का फोक कल्चर आज भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ आदर्श ग्राम आइडल विलेज। एक आइडियल विलेज कैसा होना चाहिए, आदर्श ग्राम कैसा होना चाहिए, वो समझाना है आपको। देखो एक जो आदर्श ग्राम होता है ना, वो हमेशा स्वच्छता उसमें होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा होना चाहिए और आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। अगर वो स्वच्छ है, वहाँ सफाई है, स्वच्छता है, वहाँ शिक्षा है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा है, वहाँ पर लोग आत्मनिर्भर है, उन्हें दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, तो एक आदर्श ग्राम है। यह गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के विचारों पर आधारित है, जहाँ गांव अपने संसाधनों के लिए आत्मनिर्भर है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य के बारे में बताया था ताकि गांव के लोगों को इतना आत्मनिर्भर रहना चाहिए कि वो कभी भी अपने जीवन यापन के लिए, अपने संसाधनों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित न हो। में आधुनिक सुविधाएं और पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के बीच एक बेहतरीन सामंजस्य होता है। यहाँ पर आदर्श ग्राम में सुविधा तो होना ही चाहिए आधुनिक, लेकिन साथ में जो हमारे पारंपरिक जो मूल्य है, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज, उनको नहीं कभी भूलना चाहिए हमें। यह गांव हमें लोकतांत्रिक भागीदारी यानी डेमोक्रेटिक जो पार्टिसिपेशन है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है कि समाज में मिलजुल कर रहे, साथ में रहें। यूनिट 4 है अर्बन सोसाइटी, नगरीय समाज। डिफाइन अर्बन सोसाइटी एंड हाईलाइट्स इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नगरीय समाज को परिभाषित कीजिए और इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए बहुत लिमिटेड बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ विद डिस्क्रिप्शन, दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए मेरे। फर्स्ट पॉइंट है नगरीय समाज का आधार कृषि के बजाय उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र पर होता है। देखो जो भी अर्बन सोसाइटी होती है, आपने देखा होगा शहरों की जो लाइफस्टाइल है, यहाँ पर हम कृषि या एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और कृषि के पर आधारित नहीं होते। यहाँ पर हम इंडस्ट्री यानी उद्योग, ट्रेड और बिजनेस यानी व्यापार और सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ जनसंख्या अधिक होती है गांव के कंपैरिजन में, और सामाजिक रूप से विविध मतलब अलग जातियाँ, अलग धर्म समूह के लोग साथ में रहते हैं, तो इनमें उतना ज़्यादा क्लोजनेस भी नहीं होती जो गाँवों में होती है। यहाँ के सामाजिक संबंध व्यक्तिगत ना होकर औपचारिक और क्षणिक होते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पर्सनल रिलेशन जो होते हैं, इनके सामाजिक संबंध वो पर्सनल नहीं होते हैं, वो अधिकतर या तो फॉर्मल रिलेशन होते हैं, वो कुछ समय के लिए होते हैं। देखो अधिकतर लोग आज भी गलत समझे या सही समझे, लेकिन बहुत से रिलेशन अभी भी कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं, और लोग अपने मतलब के लिए आपसे बात करते हैं। आजकल का ज़माना ऐसा है, शहरों में तो खासकर ऐसा ही है। नगरीय समाज में तीव्र सामाजिक गतिशीलता होती है। यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा लाइफस्टाइल फास्ट तेजी से चेंज होती है सोसाइटी, और यहाँ व्यक्ति अपनी योग्यता से अपनी स्थिति बदल सकता है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप अपनी लाइफ को चेंज जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कस्बा, नगर एंड महानगर। कस्बा, नगर और महानगर में अंतर बताइए। तो कस्बा एक छोटी नगरीय बस्ती होती है जो गांव और शहर के बीच का मध्यवर्ती केंद्र होती है, इनको बोलते हैं कस्बा। नगर क्या होता है, तो नगर में जनसंख्या ज्यादा होती है और स्कूल, अस्पताल वगैरह ये फैसिलिटी भी होती है, उनको हम बोलते हैं नगर। महानगर या मेट्रोपोलिस क्या होती है, जहां आबादी और लाखों में होती है, बहुत बड़े शहर होते हैं और व्यापक व्यापार और संस्कृति का केंद्र होता है। यहाँ पर मतलब नॉर्मली ट्रेड, बिजनेस वगैरह एक्सपांड होता है, बहुत ज़्यादा चलता है। महानगर अपने आसपास के क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं और वहाँ बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, हवाई अड्डे, ये नई सारी सुविधाएं होती है एक महानगर में। आ गए हम लास्ट यूनिट 5 पे। अभी तक भी कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में, तुरंत लाइक करो जल्दी से गाइस, और आगे देखो फटाफट यूनिट 5 खत्म करते हैं ताकि आप अच्छे से इसको बस एक बार और पढ़ लेना, तब का काम कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चे ईमानदारी से सुन के चले जाएंगे उनका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। कंटेम्प्ररी चैलेंजेस, भारतीय समाज की समकालीन चुनौतियां। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएट विद इट, तो इसके साथ कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देखो राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ
देश के सभी नागरिकों में एकता और समान पहचान की भावना का होना है, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय एकीकरण। कि सभी नागरिक मिलजुल के रहे, एकता के साथ रहे और समान पहचान, सभी लोगों को एक तरीके से ही हम जाने, सब एक लेवल पे रहें। दूसरा, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसी प्रवृत्तियां राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। अब हम जब एक होना चाहते तो ये क्षेत्रवाद, डिविजनिटी, भाषावाद, लैंग्वेज के हिसाब से लोगों को अलग अलग करना है, लड़वाना, झगड़वाना, तो इसकी वजह से कभी राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो पाता है, बहुत बड़ी बाधा है उसके लिए। इसके बाद सांप्रदायिकता और जातिवाद आपने देखा ही है, इससे भी समाज में क्या होता है बेटा, भेदभाव पैदा होता है और एकता खत्म हो जाती है। आर्थिक असमानता है, अमीर गरीब का चलते ही रहता है हमारे देश में, और ये बहुत बड़ा असंतोष का कारण है कि अमीरी है, गरीबी है, लोग समान नहीं है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब हमारे राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है। आपको क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आर्थिक असमानता, इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना अगर लॉन्ग में आ जाए तो। एलैबोरेट द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय यूथ इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। समकालीन समाज में युवाओं द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं पर विस्तार कीजिए। समकालीन समाज में युवाओं को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें पहला तो यह है कि बेरोजगारी। आप सब जानते हैं कि आजकल यूथ सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बेरोजगारी से, कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भविष्य को लेकर चिंता होती है लोगों को, उनको पता नहीं होता क्या करना है, तो दिन भर उनका जो लाइफ है वो मानसिक तनाव से गुजर जाती है। देखिए, चाहे बच्चे बोले चाहे ना बोले, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बहुत लापरवाह है, लेकिन एज ए टीचर हम जानते हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ, बात भी करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि बच्चा बहुत स्ट्रेस में है, वो बहुत टेंशन लेता है अपने फ्यूचर के बारे में। बस ये कि वो कभी भी घर वालों को या बाकी को दिखाता नहीं है, लेकिन असली में उसको भी अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। सेकेंड है, सोशल मीडिया और इंटरनेट के अधिक प्रयोग से युवाओं का समय बर्बाद हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया और इंटरनेट आजकल ज़रूरत भी है, लेकिन अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा उसको अपनी लत बना लोगे तो नुकसानदायक है। वरना आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट कमाई का भी बहुत बड़ा साधन है। अगर आप इसको ठीक तरीके से यूज़ करते हो तो ये आपकी पढ़ाई में भी काम आता है, आपको कुछ नए नए स्किल सीखने में भी काम आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आप देख ही रहे हो काम आ ही रहा है। तो सही तरीके से इसका उपयोग करोगे तो ये आपको आगे चल के काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट, नैतिक मूल्यों में गिरावट और पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से सांस्कृतिक पहचान का संकट हो गया है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि आजकल लोग जो खास करके यंगस्टर्स हैं, वो अपने खुद के जो मोरल्स हैं उनको भूल के पूरा मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वो बिना सोचे समझे किसी को भी फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि फॉलो करने का मतलब इन द सेंस में ये बोल रहा हूँ कि कोई लेटेस्ट ट्रेंड दिखा, बिना सोचे समझे उसको फॉलो कर लेना। आजकल मैंने कुछ ऐसे भी युवक देखे हैं या युवा पीढ़ियों को देखा है जो नॉर्मली क्या करती है कि अगर दूसरे के पास आईफोन है, हम कुछ भी करें, हमको भी आईफोन चाहिए, महंगी बाइक चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, जबकि आपको उसकी नीड नहीं है, बट सिर्फ दूसरे के पास है इसलिए शो ऑफ करने के लिए हम भी उसके जैसे ही पीछे पड़ जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स पे भी बहुत बर्डन डालता है, और वो वेस्ट भी एक तरीके से। नेक्स्ट है, मादक पदार्थ जैसे नशे की चीज़ें युवाओं की शारीरिक और मानसिक क्षमता को खोखला कर देती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे, युवाओं तो छोड़ दो, छोटे बच्चों को भी नशे की इतनी गंदी आदत हो गई है, जगह जगह बच्चे नशा करते मिलते हैं। तो ये तो उनका पूरा भविष्य बर्बाद ही कर रहा है, साथ में सोसाइटी को भी लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एल्डरली इन प्रेजेंट सोसाइटी। देखिए, वर्तमान समाज में जो वृद्ध या बुजुर्ग है उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत कि जो जॉइंट फैमिली थी आजकल वो टूटने लगी है, क्योंकि बुजुर्गों को गहरे अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा है। लोग आजकल, पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली मिलजुल के रहते थे, साथ में खाना खाते थे, हंसी मजाक होता था, मस्ती होती थी, लेकिन आजकल लोग अपने जीवन में बिजी रहते हैं। बुजुर्ग घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, उनसे हम बात भी नहीं करते हैं, कभी आते जाते हैं बड़ी मुश्किल से हाँ हूँ कर लिया और निकल जाते हैं। हाँ, ये है कि फादर्स डे, मदर्स डे, इन पे कुछ लोग, बड़े बड़ों की बात भी कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उनका स्टेटस लगा देंगे, फोटो लगा देंगे, बट अदरवाइज उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं।
आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहने के कारण उन्हें सम्मान और सुरक्षा की कमी महसूस होती है। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, अब मान लो कमा नहीं पा रहे हैं वो, तो उनको दूसरे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है अपने घर के। और कई बार जब वो नहीं काम करते हैं, देखो बुरा लगे चाहे कुछ भी हो, आज जब इंसान नहीं कमाता है ना, तो ना उसको घर में सम्मान मिलता है, वो कहीं ना कहीं असुरक्षा भी लगती है, कहीं मुझे बाहर ना फेंक दें उठा के। बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य संबंधित उनको बीमारी भी हो जाती है, तो उनको लगता है कि क्या पता कोई मुझे देखभाल करेगा कि नहीं, या समय का अभाव होगा, लोग मुझ पर ध्यान दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो बुजुर्गों को ये परेशानी भी होती है। सामाजिक और पारिवारिक उपेक्षा के कारण बुजुर्ग स्वयं को समाज पर बोझ समझने लगता है। उनको लगता है कि यार मैं घर में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या मैं परिवार में कुछ अपना योगदान नहीं दे पा रहा हूँ, तो उनको लगता है कि मैं इन पे बोझ बन गया हूँ। तो ये सारी परेशानी भी बुजुर्गों को आती है। तो दोस्तों ये थे आपके सोशियोलॉजी मेजर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर आप को फिर भी कोई क्यूरीज या डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर डीएम कर सकते हैं गाइस। ऑल द बेस्ट।